आ देखें जरा किस में कितना है दम। कैसे हो बच्चा गैंग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनुराग थियरी क्लासेस पर। और भाई आज तुम्हारा भाई शुरू कर रहा है लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और डायमेंशन एनालिसिस एरर सब पढ़ा दिया। मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ा पाया, उसके लिए सॉरी, उसको भी जल्दी पूरा करूंगा। लेकिन सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दो, टेस्ट होने वाले हैं। तो भाई वो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन हम शुरू कर रहे हैं आज। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा हो चुका है, मोशन इन प्लेन करूंगा जल्दी ही पूरा। लेकिन भाई आज बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की और पहला टॉपिक पढ़ाते हैं इसका बल, फोर्स। तो जैसे मैंने भी गाना गाया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो जो भी चारों तरफ हो रहा है हमारे, जो भी हम कुछ मोशन कर पाते हैं, जो भी हम चीज़ों को हिला पाते हैं, वो सब हम फोर्स लगाते हैं। तो आज पहला डिस्कशन करेंगे लेक्चर का कि फोर्स क्या है। तो आज के लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ोगे, फोर्स के बारे में पढ़ोगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा आपको फोर्स के बारे में जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। और उसके अलावा गैलीलियो के बारे में बात करेंगे, एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी आपको बातें पता चलेंगी। ये लेक्चर देखने का मतलब होगा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आपको काफ़ी ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की। अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे, 6th 7th 8th के बच्चे भी, तो आप उनसे पूछोगे व्हाट इज़ फोर्स, तो बता देंगे आपको फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू मूव। लेकिन ये फोर्स की डेफिनेशन पूरी नहीं है और ये एक अन्याय होगा फोर्स के बारे में। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फोर्स एक्चुअल में क्या है। देखो, पुश और पुल, ये तो बात ठीक है, पुश और पुल, ये बात सच है कि फोर्स एक पुश और पुल होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, देखो, एक बहुत आपने सुना होगा एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। यहाँ से मॉडर्न साइंस की बात हम करें अगर, एरिस्टोटले ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना। अरस्तु जो थे, उन्होंने थिंकर थे, वो साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे उन्होंने कभी काफ़ी बातें सोची फोर्स के बारे में। और उन्होंने सोचा कि फोर्स, ऑब्जेक्ट चलती क्यों है और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों बढ़ती है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड घटती क्यों है। तो उन्होंने कुछ अपने थॉट्स दिए जिसको हम एरिस्टोटल फैलेसी कहते हैं, फैलेसी। और इसका मतलब क्या है, देखिए, एरिस्टोटल के विचार, मतलब थिंकिंग करते थे वो। एरिस्टोटल ने क्या कहा हमें, एरिस्टोटल ग्रीक के फिलोसफर थे और इनका जो टाइम माना जाता है वो 384 बीसी माना जाता है। 384 बीसी का इनका टाइम है, जहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। 384 बीसी से लेकर 329 बीसी, मतलब पीछे को हम दिखा रहे हैं 329 बीसी, ये एरिस्टोटल साहब का टाइम यहाँ पर माना जाता है। एरिस्टोटल एक थिंकर थे, एक फिलोसफर थे। उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें जो खासकर फिजिक्स के बारे में थी, क्योंकि उस टाइम साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हिसाब से क्लासिफाइड नहीं किया गया था। उस टाइम साइंस मतलब साइंस था और साइंस का मतलब था उस टाइम नेचुरल साइंस। तो जो एरिस्टोटल थे, उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता था इन चीज़ों में, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, एक फिलोसफी दी, जिसको हम फैलेसी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो चूँकि ग्रीक से ही हमने सारे लेटर ले रखे हैं, जितने भी साइंस में लेटर यूज़ होते हैं वो ग्रीक के ही हैं। पर अगर आप पीछे जाओ इंडियन कल्चर के अंदर, तो इंडियन कल्चर में धनुष बाण की बात आती है, भाला फेंकने की बात आती है, और ये सब चीज़ें बिना फोर्स के नॉलेज के, बिना काइनेटिक एनर्जी की नॉलेज के शायद इतने बड़े हथियार थे वहाँ पर उस टाइम। अगर आप प्राचीन युद्धों की बात करें, महाभारत, रामायण, तो वहाँ पर धनुष बाण थे। और धनुष बाण चलाने का मतलब था फोर्स लगा रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीज़ों की नॉलेज हमारे पूर्वजों को थी। लेकिन अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो इन सब की जिक्र नहीं होता वहाँ पर, चूँकि हम कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने नहीं रख पाए और अब भी किसी का इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। बस हम क्या चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं फटाफट बीटेक MBA करके और एक जॉब मिल जाए और भैया एक मकान ले ले, एक शादी हो जाए, बीवी बच्चे, बस यही हमारी सोच यहाँ तक सीमित हो गई है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा देश का साइंस कहाँ तक था। लेकिन आज का लेक्चर लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, और इसके बारे में फोर्स की बात कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल कहते थे एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, आप उतने सालों पहले, हजारों साल पहले की बातें हैं, टू मूव द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जीसस से भी पहले की बात है।
इतना पुराना टाइम में आपको 384 BC, 329 BC, 329 BC बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले भी 329 ईयर्स पहले की बात है, जब हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे अरिस्टोटल जी, उन्होंने में बताया कि चीज़ों को चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है, और इसी को हम कहते हैं एरिस्टोटल फालसी। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अरिस्टोटल फैलेसी, तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये बात एरिस्टोटल ने कही। और ये जो बात थी एरिस्टोटल की, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, उन पर बेस्ड थी। तो मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट भी दिखाना चाहूँगा अभी कि एरिस्टोटल ने किस बात पर ये सोचा होगा, किस तरह चीज़ें देखी होंगी, किस तरह प्लान किया होगा, सब चीज़ें। लेकिन गैलीलियो एक पहले साइंटिस्ट थे जो जिनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, और गैलीलियो कई हज़ार साल 2000 साल के बाद आए एरिस्टोटल के, और एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। आप ये समझ लो, जब भारत में चाणक्य थे बिहार के अंदर, आजकल जिसको आप पटना कहते हो, उसका नाम असली पाटलिपुत्र था। तो जब हमारे देश में पाटलिपुत्र में चाणक्य थे, उस टाइम ग्रीक में कौन थे? अरस्तु, एरिस्टोटल, सेम टाइम पर। चाणक्य इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नॉलेज रखते थे, और एरिस्टोटल जो थे ये सारी चीज़ों के थोड़ा थोड़ा नॉलेज थी इनको, और इन्होंने फोर्स के बारे में बात करी। इन्होंने पहला सेंटेंस दिया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया प्रॉपर। इनकी नॉलेज जो थी वो बेस्ड थी किस पर? वो एक जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस थे उनके, उन पर बेस्ड थी। पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इस बारे में बात करी कि फोर्स क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल बात करी, वो थे हमारे गैलीलियो। अब गैलीलियो की अगर बात करें, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने टोटल 2 एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने इनर्शिया की बात समझाने के लिए इनर्शिया का जिक्र किया, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किए। इसके लिए मैं कुछ डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट क्या थे, और इतने सालों पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना कितनी बड़ी बात थी। तो गैलीलियो का पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए जरा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो का पहला एक्सपेरिमेंट, इसकी बात करते हैं। गैलीलियो के पहले एक्सपेरिमेंट की आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, उन्होंने क्या करा, एक इस तरह की स्टूल थी उनके पास। मैं एज इट इज़ बना रहा हूँ जो उन्होंने किया था। इस स्टूल के साथ उन्होंने एक प्लैंक फिट किया, एक प्लैंक इस तरह रखा। ये देखिए, मान लो कुछ भी एंगल रहा होगा, हालांकि उस टाइम उन्होंने एंगल नहीं नापा था। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी, एक ऑब्जेक्ट, ये देखो एक बॉल है ये, और इसको यहाँ से रिलीज़ किया, इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया इन्होंने। और जब ये रिलीज़ होते हुए गई तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे नीचे जा रही है, तो नीचे जाने के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो v यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही, अप हो रही। मैं आपके लिए इस तरह का निशान लगा रहा हूँ। तो जो गैलीलियो थे उनका पहला एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने ये पता लगाया उस टाइम। अब आजकल तो छोटे बच्चे भी करते रहते हैं, छोटी छोटी गाड़ी वो ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं तो गाड़ी नीचे पहुंच जाती है, स्पीड बढ़ती रहती है उसकी। आप सबने भी चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी कि जब हम कोई चीज़ हाइट से ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। लेकिन उस टाइम जबकि ये बातें हैं, जब हज़ारों साल पहले की, सैकड़ों साल पहले की बातें हैं, उस टाइम ये बातें करना इस तरह की, जबकि वहाँ पर साइंस कुछ अलग ही था। जो ग्रीक था वहाँ पर दूसरी चीज़ें, धार्मिक तरीके से चीज़ें चलती थी। साइंस, फिजिक्स, इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी के ऊपर बहुत काम किया, दूरबीन बनाई। और गैलीलियो को मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है कि गैलीलियो को जहर भी दिया गया था इस आरोप में कि आप नए बच्चों को बिगाड़ रहे हो, आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा के खिलाफ चला रहे हो। क्योंकि वो कहते थे कि जो नेचुरल लॉज हैं, जो सब कुछ हो रहा है वो किसी साइंस की वजह से हो रहा है, उसके पीछे कुछ फोर्स काम कर रहे हैं, ग्रेविटी वगैरह। लेकिन जो उस टाइम की धार्मिक शिक्षा थी वो उसके खिलाफ थी, तो उनके ऊपर आरोप लगाया गया, उनको सज़ा भी दी गई। पर गैलीलियो जो थे अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। तो गैलीलियो का पहला एक्सपेरिमेंट ये था भाई कि जब किसी चीज़ को हाइट से हम नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। ठीक है, पहला ये ऑब्जर्वेशन गैलीलियो का है। अब गैलीलियो के सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं।
सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो, सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो? बिल्कुल उल्टा एक्सपेरिमेंट किया इस बार उन्होंने क्या किया मिस्टर गैलीलियो ने, इस बार उन्होंने बॉल को नीचे से छोड़ा और वो स्टूल वही थी जो मैंने आपको बताई थी अभी। ये स्टूल है, उनके पास ये स्टूल रही होगी पहले से, और इस बार बॉल को यहाँ से धक्का दिया, पुश किया बॉल को। जब बॉल को पुश किया तो ये बॉल है मान लो, तो बॉल ऊपर गई तो उसकी स्पीड जो है डिक्रीज होनी शुरू होगी, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो उन्होंने क्या बताया? अब ये बातें आपको बहुत नॉर्मल लग रही होंगी जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो सर, न्यूमेरिकल करवा दो। देखो भाई न्यूमेरिकल बहुत सारे करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा न्यूमेरिकल, लेकिन मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है वो यही है। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में 8 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी पढ़े, बहुत सारे मीडियम क्लास बच्चे भी पढ़े, बहुत सारे थोड़े लोअर क्लास बच्चे पढ़े। लोअर क्लास का मतलब यहाँ IQ लेवल से है। लेकिन एक बात मैंने देखी कि फिजिक्स के जो बेसिक सीख लेता है उसको फिजिक्स समझ में आनी शुरू हो जाती है, चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। IQ का, IQ तो हमारे हाथ में नहीं होता, IQ ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको बस उस सब्जेक्ट के बेसिक्स सीखने हैं। और जिस दिन आप उस चैप्टर के बेसिक्स सीखने शुरू कर दोगे, समझने शुरू कर दोगे, वो चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो गैलीलियो ने क्या बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉल जो मूव कर सकती हो ऊपर की तरफ जाएगी एट सम स्लोप, तो उसकी स्पीड घटेगी। तो घटने के लिए मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड निशान लगा दिया। और एक बात आप समझ लीजिए, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चों जब वेलोसिटी, स्पीड, इन सब का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। ये भी नहीं पता था कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, प्लेनेटरी मोशन की नॉलेज नहीं थी, ग्रेविटी की नॉलेज नहीं थी, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स नहीं थे, तब की बात है। गैलीलियो एरिस्टोटल के 2000 साल बाद हुए। एरिस्टोटल ने कहा कि ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और जो ये थे हमारे गैलीलियो, उन्होंने उनकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा कट किया। मतलब गैलीलियो पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने एरिस्टोटल की बातों को काट दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। आप ये भी कह सकते हो कि मॉडर्न साइंस में गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव समथिंग। मतलब गैलीलियो हर बात को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते थे। मैंने यहाँ भी सुना है, यहाँ तक सुना है, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है बच्चों, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप कभी अनुराग त्यागी क्लासेज में आते हो और हमारी लाइब्रेरी देखोगे तो आपको लगेगा कि अनुराग सर ने अपनी जो भी वो पैसे कमाते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा इनकम तो मैं मतलब वेलफेयर में खर्च कर देता हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं बुक खरीदने में खर्च कर देता हूँ। तो गैलीलियो ने एक बांस की दूरबीन बनाई थी बच्चों, बांस की दूरबीन इस तरह की, और इससे उन्होंने फिर बाद में प्लेनेट का अध्ययन किया था, स्टडी करी थी, और बाद में फिर कैपलर वगैरह साइंटिस्ट हुए, उन्होंने प्लेनेटरी मोशन के लॉज दिए। तो भाई ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो, थर्ड एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो। गैलीलियो का तीसरा एक्सपेरिमेंट दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो गैलीलियो का तीसरा एक्सपेरिमेंट बहुत इजी था और आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आपके मेरे लिखने से पहले समझ गए हो तो कमेंट करके बताना क्या किया उन्होंने। इस बार उन्होंने कोई स्लोप नहीं लिया। इस बार उन्होंने कहा कि अगर हम उस इंक्लाइन को सीधा कर दें स्ट्रेट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो चलती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से। ऑब्जेक्ट will move with constant velocity, with constant velocity। इस केस में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी। ये बात किसने कही? ये बात थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था गैलीलियो का, थर्ड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कही। अब मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सर, लेकिन दोस्तों आप समझिए एक्सपेरिमेंट उस टाइम जबकि कोई मशीन नहीं थी, आप रूल्स के जो धार्मिक रूल्स थे, रिलीजन के रूल्स थे, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। उस टाइम बहुत मुश्किल था इन चीज़ों को समझाना। तो उन्होंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह चलेगी स्ट्रेट लाइन पर तो नो स्लोप हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट स्पीड। मतलब इसमें क्या है, नो स्लोप, कोई स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन, और स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड। तो देखो अब 3 केस समराइज कर लेते हैं। अगर आप चढ़ोगे ऊपर को
तो आपकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। अगर आप आओगे ऊपर से नीचे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, पर अगर आप चलोगे स्ट्रेट तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये बात गैलीलियो ने बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि इन दो केस में तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एफ एक्सटर्नल चाहिएगा, इसमें भी एफ एक्सटर्नल चाहिएगा, पर इसमें चाहिएगा, इसमें नहीं चाहिएगा। उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन पर चलती है तो उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो एरिस्टोटल ने कहा था। मतलब हॉरिजॉन्टल अगर चल रही हो ऑब्जेक्ट तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। और ये बात किसने कही थी, एरिस्टोटल की बात को काट दिया किसने, गैलीलियो ने। तो कितने एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए, 3 एक्सपेरिमेंट बताए। पहले में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही थी इंक्लाइंड प्लेन पर, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रही थी इंक्लाइंड प्लेन पर, और तीसरे में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही थी। सो गैलीलियो ने प्रपोज किया कि भाई जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, उस केस में तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे होंगे, बट जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रही होगी तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अरे पढ़ने वालों, इन बातों को दिमाग में बैठा लो। ये मत सोचो कि छोटी छोटी चीजें हमें पता है, हम तो रोज सर देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। सोचो कि उस टाइम साइंस शुरू हो रहा है। मैं आपको साइंस की शुरुआत की बातें बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में इसमें से क्या आ सकता है जो मैंने अब तक पढ़ाया, एग्जाम टिप क्या है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज गैलीलियो फैलेसी। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं एरिस्टोटल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आप आजकल एनसीईआरटी और सीबीएसई वालों का सिस्टम देख रहे हो पेपर बनाने का, चाहे वो बोर्ड के पेपर हो, 11th के पेपर हो स्कूलों के, उनको क्योंकि स्कूल सीबीएसई को फॉलो करते हैं, जो सीबीएसई कहेगी वो स्कूल को करना पड़ेगा। तो आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती थी वो आ गई। अब कुछ डिफरेंट हो रहा है, सब कुछ अब चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। अब बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भी मैं आपसे एक बार कहूँगा कि देखिए ये जो पढ़ाने का मोड है इस टाइम, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। भले ही मैं स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। सो प्लीज़ आप भी पढ़ने की कोशिश करिए, मेहनत करिए मेरे साथ, और आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने आगे क्या सोचा। न्यू एक्सपेरिमेंट्स बाय गैलीलियो, न्यू एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है इनर्शिया। न्यू एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने नए एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करते हैं, या आप भी घर पे करके देखना। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इस तरह के स्लोप लिए, इधर का स्लोप और इधर का स्लोप इक्वल रखा। ये देखो, फर्स्ट मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। सेकंड में ये वाला स्लोप खड़ा कर दिया, ज़्यादा मतलब स्लोप दिया इसको, उधर का स्लोप उतना ही रखा, ये इतना ही रखा, ये सेकंड। और थर्ड में क्या किया, इधर का स्लोप उतना ही रखा जितना पहले था, और ये स्ट्रेट कर दिया, इसको स्लोप नहीं दिया। ये 3 केस आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ये तीनों केस हम डिस्कस करते हैं अभी, और आपको फिर समझ में आएगा। इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, और ऑब्जेक्ट को छोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन नोट करो, फ्रिक्शन की एंट्री हो गई। क्या कहा उन्होंने, वैसे मेरी एक वीडियो है लॉज ऑफ मोशन इन वन शॉट, उस पर मैंने, जब बच्चे स्कूल में थे, मैं स्कूल में पढ़ाता उस दिन अपने, तो बच्चों ने कहा भैया एक बार रिवाइज करवा दो सब कुछ। तो मैंने करीब 1 घंटे से भी कम टाइम में कॉपी पर लिख कर पढ़ाया था उस दिन। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेना अगर बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। वैसे मैं आपको डिटेल तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट सेम हाइट पर पहुँचेगी जहाँ पर पहले थी। ये देखो सेम हाइट पर जाएगी, ये हाइट सेम रहेंगी फ्रिक्शन ना हो तो। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन होता है, उस टाइम फ्रिक्शन नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कोई फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, ड्रैगिंग फोर्स। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट उसकी सीध में न जाकर थोड़ा नीचे रुक जाती है, यहाँ तक आ पाती है। ये देखो, यानी कि अगर मैं साइड को मानता हूँ H2 H1 और इस साइड को मानता हूँ मैं H2, तो इस केस में क्या होगा, H1 बड़ा होगा H2 से। इफ नो फ्रिक्शन या नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो H1 शुड बी इक्वल टू H2। ये आप समझ गए होंगे। अगर आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ये वाला लकड़ी से बना लेना है स्लोप इस तरह की, तो जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ छोड़ोगे वो यहाँ से यहाँ चलेगी, नीचे आएगी, यहाँ से चलेगी, उतनी हाइट तक नहीं जाएगी, थोड़ा पहले रुक जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शन लगा होगा। उसको यहाँ भी फ्रिक्शन फील होगा, यहाँ भी फील होगा, और यहाँ पर चढ़ने भी फील होगा, ग्रेविटी के खिलाफ भी काम करेगी वो।
हालांकि ग्रेविटेशनल एनर्जी जितनी यहाँ पर वो गेन करेगी उतनी यहाँ पर खर्च हो जाएगी उसकी, बट ये जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ से यहाँ तक, वो फ्रिक्शन इसकी जो फाइनल हाइट होगी उससे कम होगी जो पहली उसकी हाइट थी। ये था गैलीलियो का सेकंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ये वाला स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर तो ऐसे था और यहाँ पर इसको हमने खड़ा कर दिया, इस तरह से थोड़ा खड़ा कर दिया। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं इस तरह, ऑब्जेक्ट को छोड़ा हमने, फिर ऑब्जेक्ट गई, इस केस में ये अपनी इस वाली पोजीशन से ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर जाकर रुकेगी फ्रिक्शन होने के बावजूद भी। नोट करिए, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा खड़ा रखते हो, स्लोप ज़्यादा रखते हो, मतलब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, देखो इसको थीटा मान लूँ मैं, तो थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये ज़्यादा है, इसको थीटा 1 और इसको थीटा 2, तो थीटा 2 इज़ मोर देन थीटा 1, ये समझिए आप। तो इस केस में क्या हो रहा है, थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से, तो ऑब्जेक्ट बड़ी स्पीड से नीचे आएगी और ये पाथ उतना ही है, थोड़ा डायग्राम छोटा लग रहा होगा लेकिन उतना ही है, फ्रिक्शन वगैरह सब सेम है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से ज़्यादा हाइट तक चली जाएगी। क्लियर। और थर्ड केस में क्या बोला गैलीलियो ने, वो आप समझ लीजिए। इस बार उन्होंने वो वाला जो स्लोप था, ये वाला, ये तो वही रखा जो पहले था, मतलब ये वाला स्लोप, और ये थीटा 1, ये थीटा 1 है। ऑब्जेक्ट को छोड़ा वहीं से, ऑब्जेक्ट वही है, वाइट कलर से हम दिखा रहे हैं। इस बार ऑब्जेक्ट नीचे आएगी और फिर इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी हॉरिजॉन्टल पाथ पर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वहीं पर फ्रिक्शन की बात सामने आ जाती है। थर्ड केस में अगर हम बात करें, फ्रॉम द अबोव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट इफ द सेकंड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर नंबर 3, देन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। और अगर आप पूछोगे, गैलीलियो से लोगों ने पूछा कि अब ये यहाँ पर कब जाएगी साइड पर, जैसे पहले गई थी, तो उसने कहा कि इसको इनफाइनाइट चलना पड़ेगा वहीं तक जाने में, क्योंकि हमने इसको प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो अब इसको इनफाइनाइट चलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को उसी हाइट तक चढ़ने में। तो ये 3 केस हैं जहाँ से लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो यहाँ लिख रखा है मैंने, असल में इस चैप्टर की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी यहाँ से इसका जन्म हुआ, यहाँ से इसका बर्थ हुआ। नहीं तो सोचो अगर फोर्स की कॉन्सेप्ट ना होती या इनर्शिया की कॉन्सेप्ट ना होती तो ये चैप्टर हम कहाँ से पढ़ते, ये बात आप सोच के देखना कभी। ना इनर्शिया होता, ना फोर्स होता, ना चैप्टर आता, ये तो आप मानोगे ना। तो ये चैप्टर अगर आपको समझना हो अच्छी तरह से तो आपको फोर्स की कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दी हैं और भाई आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं, इनर्शिया क्या होता है। और ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था इनर्शिया के लिए, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया पर आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता हो? मैं बता देता हूँ। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़, हिंदी के नाम संस्कृत से निकले हैं। जड़ मतलब स्थिर, जड़ का मतलब क्या है? स्थिर। और तव जुड़कर स्थिरत्व, स्थिरत्व मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो एक जगह पर रुकी रहती है, उसी को हम बोलते हैं स्थिरत्व या फिर जड़त्व। क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन का अपोज करती है चेंज होने का। मान लो आप सो रहे हो, बेड पर सो रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको उठाया, अरे उठ अभिनव उठ, सोना सोना। मम्मी ने थोड़ा आपको पलट दिया इधर को, तो आप लेटे हुए थे, आपको पलटा, आप इधर को, मम्मी हटी, फिर आप इधर हो गए। ये इनर्शिया है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब ये इनिशियल पोजीशन जो है रेस्ट की भी हो सकती है और मोशन की भी हो सकती है। गैलीलियो के हिसाब से इनर्शिया 3 तरह का होता है। मैं आपको सारे 1 बाय 1 समझाऊंगा, पर फिर भी आप दोबारा इनर्शिया को समझ लीजिए। इनर्शिया क्या होता है? जैसे पेन रखा है, ये पेन देखिए, ये पेन रखा है मेरे हाथ पर। इस पेन को मैं अगर यहाँ से हटाना चाहूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो अब देखो, ये पेन को मैं ऐसे फोर्स लगाया, ये पेन फिर वही वापस आ गया। इधर देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, ये पेन को फोर्स लगाया, अब ये वापस आ गया। ठीक है, ये फोर्स लगाया, अब वापस आ गया, ये फोर्स लगाया, वापस आ गया। तो किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी पोजीशन में किसी भी चेंज का अपोज करती हो, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी पोजीशन में किसी भी चेंज का अपोज करती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया की टाइप्स होती हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ इनर्शिया क्या होता है।
it is the property of an object having mass। ये आप नोट करिए, ये बहुत कम टीचर बताएंगे आपको। मास, अगर मास नहीं होगा तो इनर्शिया भी नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए। बाय विच या बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes any change in its position of rest or motion। अब इसमें एक बात जोड़ देता हूं मैं, और डायरेक्शन, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्शन वाला भी होता है, तो यहीं पर जोड़ देता हूं डायरेक्शन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 11th वाले बच्चों की बात बता रहा हूं। 11th में क्या होता है, जो तुम्हारे स्कूल में, मतलब आप 11th के बच्चे तो स्कूल के अधीन होते हैं ना, अपने स्कूल के कंट्रोल में रहते हैं, एग्ज़ाम भी स्कूल में होते हैं, स्कूल की जो टीचर हैं, सर हैं, वही पेपर बनाते हैं, वही कॉपी चेक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जो मैंने देखा है ड्यूरिंग स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव अराउंड 7 to 8 years स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस। दिल्ली एनसीआर के जितने भी टॉप स्कूल आप सोच सकते हो, सब में पढ़ा चुका हूँ ऑलमोस्ट। 1-2 स्कूल बचे होंगे तो जो थोड़ा दूर ज़्यादा हैं। तो भाई सारे स्कूलों की कहानी क्या है मैं बता देता हूँ। कुछ स्कूल तो बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे स्कूल एक जैसे हैं, जैसे कुछ स्कूल बहुत अच्छे उनके यहाँ सिस्टम होता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल कैसे हैं कि उनके जो टीचर होते हैं वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, और ये किसी टीचर की बुराई नहीं है, ये एक सिस्टम है, वो जो उन्होंने लिखवाया है, जो उन्होंने डेफिनेशन लिखवाई है, अगर आपने वही लिखी तो भाई नंबर मिलेंगे आपको पूरे, और अगर आपने डेफिनेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो आपके नंबर काट लेंगे, मार्क्स काट लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न होता है कि टीचर जो होते हैं वो बुक्स फॉलो करते हैं पर्टिकुलर। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर टीचर प्रदीप या SL अरोड़ा फॉलो करते हैं आजकल। तो टीचर वहीं से पढ़ते हैं, वहीं से पढ़ाते हैं, वहीं से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो अगर कुछ बच्चे, देखो 99% बच्चे तो फॉलो करते हैं सिस्टम को। जैसे आजकल यूट्यूब पर नोट्स देने का बहुत चल रहा है सिस्टम, मेरे नोट्स ले लो, मेरे नोट्स ले लो। लेकिन भाई मैं भी आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि सब नोट्स दे रहे हैं तो हम भी देंगे। लेकिन नोट्स में बार बार कहता हूँ, आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, और लगेगी तो लगे, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो फील होगा कि भैया सही कह रहे थे। नोट्स वही अच्छे होते हैं जो आप अपने आप तैयार करते हो। आप हेल्प किसी की भी ले लो। तो भाई नोट्स जब आप किसी से लो, किसी भी यूट्यूबर से लो, या किसी भी सोर्स से लो, या किसी बुक से, आप किसी टीचर के नोट्स लेते हो, ट्यूशन के नोट्स लेते हो, उससे पहले आप अपने स्कूल के टीचर से एक बार उनको वेरीफाई करवा लेना। ये मत बताना कि ट्यूशन में बताए नोट्स या अनुराग सर ने दिए चिढ़ जाएंगे। आप बताना भैया सर ये डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हैं क्या। अगर वो कह दें हाँ, तो ठोक बजाकर पूछ लेना, साइन करवा लेना कि सर ये डेफिनेशन लिख दूं तो आप नंबर तो नहीं काटोगे मेरे। तो टीचर अच्छा होगा तो कह देगा ठीक है बेटा लिख देना, उसको नॉलेज होगी तो। लेकिन भाई दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत कम टीचर हैं जो इतनी वास्ट नॉलेज रखते हैं, इतनी बड़ी उनका हॉरिजॉन्टल होता है कि वो आपकी डेफिनेशन को भी सही मान लेंगे, नहीं तो नंबर काटे ही काटेंगे, खासकर डेफिनेशन और डेरिवेशन। तो इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो तो बेसिकली यही है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट विल अपोज एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, चाहे वो रेस्ट की हो, मोशन की हो, डायरेक्शन की हो। इसलिए इनर्शिया 3 तरह का भी होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बट प्लीज इन क्लास 11 डोंट टेक पंगा विद द इंटरनल टीचर। 12th में तो क्या होता है, बोर्ड में कॉपी चेक होती है, वहाँ पर टीचर चेकर जो होते हैं, जैसे मैं भी चेक करने जाता हूँ, तो वहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन शीट मिलती है पूरी। तो वहाँ तो ठीक है सब कुछ, वहाँ पर हम 2-3 सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। लेकिन 11th में सब कुछ टीचर के हाथ में होता है इंटरनल के। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो स्कूल का टीचर है आप उसकी रेस्पेक्ट भी करें, नकली नहीं असली। टीचर की रेस्पेक्ट करना अच्छी बात है, आप उनको सुबह जाकर नमस्ते करें, पैर छुएं, अगर लड़के हो आप तो, लड़कियां तो हमारे यहाँ पैर नहीं छूती, उनको विश करें, अगर आपको पैर नहीं छूने तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, वो क्या पढ़ा रहे हैं, उन पर अटेंशन दीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कहीं कोचिंग करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो वो स्कूल को इग्नोर करने लगते हैं, वो गलत बात है। स्कूल को भी इग्नोर मत करिए, स्कूल पे भी ध्यान दीजिए। कई बार स्कूल का टीचर कोचिंग के टीचर से बहुत अच्छा पढ़ा देता है, ये मैं आपको बता दूं। उनकी हर बात को नोट करिए, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछिए रेस्पेक्टफुल तरीके से, लेकिन स्कूल में ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा, टीचर को अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे स्कूल में हो आप और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो खूब क्वेश्चन पूछना, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। और स्कूल ऐसे टीचर रखते हैं ज़्यादातर जो बस पढ़ाएं, कोर्स पूरा करें और पेपर्स पे फिट रहें। स्कूलों को पढ़ाने वाले टीचर नहीं चाहिए, स्कूल को दिखाने वाले टीचर चाहिए। तो स्कूल से पंगा मत लेना 11th में, खासकर मतलब रेस्पेक्ट करना। और भाई कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन पे जोर देते हैं कि मुझसे ट्यूशन पढ़ो, तो वो आप पर्सनल देख लेना। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी तो टीचर आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की टाइप क्या होती है यार?
ये देखना पड़ेगा। इनर्शिया 3 तरह का होता है टोटल। वैसे इनर्शिया की और भी टाइप होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट आपके कोर्स में 3 ही टाइप है और तीनों टाइप मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मैं लेक्चर ही इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। इनर्शिया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इनर्शिया ऑफ, ये मैंने ये लिख दिया। पहला है रेस्ट, दूसरा है मोशन, तीसरा है डायरेक्शन। अब इसी पे डिस्कस करते हैं और इसी पे डिस्कस कर सकता हूँ मैं 2 घंटे तक कम से कम। ये इतने बड़ा टॉपिक है, आप सोच नहीं सकते टॉपिक कितना खतरनाक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। ध्यान रखिएगा, हम एरिस्टोटल की बात अगर याद करें, एरिस्टोटल ने कहा था कि नो मोशन इज पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स वी नीड एक्सटर्नल फोर्स टू स्टार्ट सम मोशंस। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट opposes any change in its position of rest। क्लियर समझ में आया? इनर्शिया किसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट की पोजीशन का अपोज करती है। जैसे मेरा पोज बहुत हो रहा है यूट्यूब पर, बहुत कोशिश की जा रही है कि अनुराग सर को किसी तरह से डिस्टेबलाइज कर दो, बदनाम कर दो, बहुत कोशिश की जा रही है और वो करने वाले भी टीचर ही हैं। मैं जानता हूँ टीचर कौन है, करने दो, मैं इग्नोर करता हूँ। मुझे बच्चे लिखते हैं भैया देखो आपके खिलाफ क्या लिख रखा है, मैंने कहा इग्नोर करो, हमारा काम, हमारी क्या होगा, जवाब होगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अब बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये भी हम देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उसको रोकने के लिए, उसकी मोशन को रोकने के लिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए भी आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको आप इस तरह समझो कि मान लो एक कार है, ठीक है, ये कार अभी खड़ी है, यहाँ पर चल नहीं रही है गाड़ी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी चले तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, तो ये नहीं चली। थोड़ा और फोर्स लगाया तो ये चल पड़ी, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट चली। अब ऑब्जेक्ट चल पड़ी तो इसको रोकने के लिए भी हमें एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहले वाला, और ये इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स इफ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग एंड यू वांट दैट द मोशन शुड बी स्टॉप्ड एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी इन रेस्ट, देन अगेन यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। सोचिए, सोच के देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ। रॉकेट ऐसे होता है जब लॉन्च करते हैं, उसको देखा होगा आपने, ये रॉकेट की शेप है, तो कितना थ्रस्ट चाहिए हमें उसको ऊपर ले जाने के। थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है पर यूनिट एरिया। तो कितनी गैसेस, कितना फ्यूल हम खर्च करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो रॉकेट्स होते हैं उनका फ्यूल का करीब 60 to 70% पार्ट तो शुरुआत में ही खर्च हो जाता है। स्पेस के अंदर एंट्री करने के बाद तो बहुत कम फ्यूल चाहिए हमें। ज़्यादातर फ्यूल कहाँ खर्च हो जाता है हमारा? नीचे ही खर्च हो जाता है, बिकॉज नीचे ग्रेविटी और एयर का जो फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई अभी तो रेस्ट पे रॉकेट ही है, अब इस रॉकेट को ऊपर ले जाना है तो उल्टी गिनती शुरू करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 मूव। पहले आग लगती रहती है, फिर हिलता है, फिर क्लैंप खोल दिए जाते हैं। कभी देखना, वीडियो दिखाऊंगा आपको। फिर सीधा नहीं जाता, ऐसे मुड़ने लगता है, देखो ग्रेविटी की पावर देखो आप, और फिर ऐसे तितर से चला जाता है। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको तोड़ने के लिए हमें लगाना पड़ा फोर्स। ठीक है, चलो भाई चला गया रॉकेट। अब रॉकेट चला गया, ये चांद है, रिमोट जो है मेरे हाथ में, ये रॉकेट चांद पे जाना है। रॉकेट आ रहा है, पहले चांद के चक्कर लगाएगा, ऑर्बिटल थोड़े छोटे छोटे करेंगे। नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में, अमेरिका चांद पर चला गया था, तब की बात कर रहा हूँ। धीरे 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 ऑर्बिट छोटे करते जा रहे हैं और भाई ये चांद पर लैंड कर गए। अब चांद से ऊपर जाना है, वापस नीचे धरती पर आना है। तो स्पेस में ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ से तो वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी रॉकेट छोड़ने के लिए। गैस छोड़नी पड़ेगी, प्रोपल्शन होगा, कंबशन होगा, गैसेस निकलेंगी, फिर ऊपर जाएंगे, फिर अपने ऑर्बिट को बड़ा करते जाएंगे। जैसे इसकी ग्रेविटी से बाहर निकलेंगे फिर अर्थ की तरफ चलेंगे ऐसे। और रॉकेट पहले से जा रहा था ना, अब भी ऐसे ही जाएगा। सोचिए आप, धरती पे लाने के लिए रॉकेट को ऊपर उल्टा उड़ाना पड़ता है। धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि रॉकेट को ऊपर हम उड़ाते हैं, उसके बाद पैराशूट खोलने पड़ते हैं, ड्रैगिंग करनी पड़ती है बहुत सारी, तब जाकर रॉकेट को समुद्र में, या आजकल जो
बिल्कुल एडवांस अमेरिका के पास जो शटल हैं वो तो एरोप्लेन की तरह ही लैंड कर जाते हैं ऐसे, लेकिन उसको रोकने के लिए फिर फोर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब बच्चा बैठा है, पढ़ना नहीं चाह रहा है, सो रहा है, उसको उठाने के लिए मम्मी को फोर्स लगाना पड़ रहा है। फिर बच्चा पढ़ने लगा, रात को 12 बज गए, पढ़ता जा रहा है, अरे बेटा सो जा, अरे बेटा दूध पी के सो जा, बेटा पढ़ ले, बेटा सो जा, नहीं मम्मी पढ़ना, बेटा सो जा, नहीं सोए नहीं, एक चांटा लगा और सो। दोनों तरफ फोर्स लगाने पड़े। सुबह धक्का दे के उठाया, तब थप्पड़ मार के सुलाया है। माँ ऐसी होती है, माँ जो भी करती है हमारे लिए भले के लिए करती है माँ। सो नेवर डिसरेस्पेक्ट योर माँ। जो अपनी मम्मी का रेस्पेक्ट करता है ना, उसको तो कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नई स्लाइड पे जाता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व क्या है? देखिए, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, ये देखो, इसका कोई दूसरा कलर ले लेते हैं सैटेलाइट का, चलिए यहाँ पर ये सैटेलाइट, ठीक है। अगर ये सैटेलाइट घूम रहा है, ओके, ये सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है, तो सोचिए इसकी डायरेक्शन ये है, दैट इज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहते हो क्लॉकवाइज घूमने लगे, आप चाहते हो क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो क्या अपने आप घूमने लगेगा, या आप जाओगे ओ भाई सैटेलाइट, हाँ जी बाबूजी क्या कहना है मालिक, अरे भाई जरा क्लॉकवाइज घूमना शुरू करना, अच्छा मालिक अभी घूम रहा हूँ। मजाक समझा के, हलवा बिक रहा है क्या, हलवा बट रहा है भाई। इसके अंदर जब सैटेलाइट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है साइंटिस्ट को, उसके अंदर पहले से रॉकेट फिट किए जाते हैं हर डायरेक्शन में। आप सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, अगर आप कमेंट करके पूछोगे कि भैया सैटेलाइट के बारे में बताओ, कोई वीडियो बनाओ, तो ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहाँ पर सैटेलाइट की वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको। तो भाई रॉकेट से प्रोपल्शन कंबशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट के साथ गैसेज निकलती हैं, और वो गैसेज निकल कर सैटेलाइट जो है, सोचो मतलब इतना फ्यूल खर्च करके उसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सैटेलाइट थोड़ा नीचे आ जाता है, तो उसको वापस भेजने के लिए, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें इस तरह के थ्रस्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, सैटेलाइट तो हमने देखे नहीं, देखे तो मैंने भी नहीं है, टीवी में देखे हैं या कंप्यूटर पर देखे हैं। असलियत में जो देखा उसकी बात करते हैं। बैट बल्ला खेलते हैं। मान लो ये रिमोट जो है, मेरे हाथ में बैट है, उधर से बॉल फेंकी है, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम करते क्या है बैट से, कई बार तो हम फोर्स भी लगाते हैं, हम बस टच कर देते हैं इसे। अगर बॉल बहुत फास्ट आ रही है, फास्ट बॉलर है, जो पेसर होते हैं, एक स्पिनर एक पेसर, तो बॉल आई बस बल्ला टच कर दिया। अभी आईपीएल चल रहा था, देखा होगा आपने, ऐसे कर दिया टच। तो हमने क्या किया, बल्ला काम क्या कर रहा है, बॉल की डायरेक्शन थी, बॉल में मोशन भी थी, तो बॉल में इनर्शिया कौन सा था, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उसकी डायरेक्शन चेंज की हमने, बल्ले को टच करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि एक बॉल आ रही है इस तरह, बॉल का मास m, वेलोसिटी v, बैट पर टकराई बॉल, मान लो ये बैट है, बैट पर बॉल टकराई, तो भाई वापस चली गई बॉल उससे बॉल की जो मास तो उतना ही है, उसी वेलोसिटी वापस चली गई। तो बताओ मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, कमेंट करके बता देना, क्योंकि मोमेंटम मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, तो मैं आपसे भी बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करके बताना। दोबारा सुन लो, ये बैट है, ये बॉल है, बॉल आई थी m मास की, v वेलोसिटी के साथ आई थी, खिलाड़ी ने बल्ला टच कर दिया, बस उससे क्या हुआ, बॉल वापस चली गई उसी डायरेक्शन में वापस, और वेलोसिटी इस बार कितनी है v, ये माइनस v लेंगे हम, माइनस v। आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, जिसको पता हो कमेंट करके बता देना। तो ये जो बल्ला है और बॉल का एग्जांपल दिया है, ये भी क्या है, डायरेक्शन चेंज का ही मामला है। इसमें भी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। क्लियर समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये भी है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर कोई बस जा रही है सर्कुलर पाथ पर, अगर वो एकदम तेज टर्न ले ले ड्राइवर, ऐसे मोड़ दे गाड़ी को, तो चीज़ें इधर को भागने लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ही मामला है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको आज बताया
आपको मैंने बताया एरिस्टोटल क्या थे, फिलोसफर थे, कब थे, कब से उनका टाइम था, हज़ारों साल पहले का। उन्होंने क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। इसके बाद कौन आए? गैलीलियो साहब थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 2 तरह के। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें समझाया कि इनर्शिया भी एक चीज़ होती है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इज अपोजिट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन, मोशन और रेस्ट। इसके बाद इनर्शिया का तीनों टाइप का मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको मुझे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के 3 एग्जाम्पल कमेंट करके बताने। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो करेगा, जो नहीं पढ़ने वाला वो नहीं करेगा। मैं वेट करूंगा और सबके कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मैं चाहता हूं वेट करो। नेक्स्ट लेक्चर इसका कल ही आएगा, लॉज ऑफ मोशन का, और कल आपको पढ़ाएंगे कुछ सीरियस चीज़ें, और जो भी न्यूमेरिकल हुआ करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको लाइव। सारे न्यूमेरिकल हम लाइव क्या करेंगे, लाइव क्लास से पहले मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगा किस टाइम में लाइव आऊँगा। लाइव हम न्यूमेरिकल क्लास लिया करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन अपीयर होगा, साथ साथ मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, आपके साथ सोल्व करूंगा ताकि आपको बेनिफिट हो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, एडवांस न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। दोस्तों ये लॉज ऑफ मोशन की पहली क्लास थी, थ्योरेटिकल क्लास थी, इसमें न्यूमेरिकल तो कोई था नहीं। ये एक फिलोसफी क्लास थी, इसमें फिलोसफी के बारे में बताया कि फोर्स और सारी चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई है। ग्रीक से स्टार्ट हुई है हज़ारों साल पहले। उम्मीद है आपको मजा आएगा इस क्लास में। तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास कल आएगी, रेगुलर क्लास आएंगी अब, डोंट वरी, और 12th की क्लास भी जल्दी आएगी। थैंक यू वेरी मच।